कि मोतीलाल नेहरू एक बिल को पास नहीं होने देना चाहते थे, वो था आपका, दो बिल थे अगर हम कहें जनरली तो, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल था, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल आप ऐसे समझिए कि आप कोई हड़ताल नहीं कर सकते हो, हड़ताल का अधिकार थोड़ी व्यक्ति से आप ले लोगे, ऐसे तो उसके अधिकारों का हनन हो जाएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल, उसको बिना कोई आपका मुकदमे के हिरासत में लेने में, जैसे कि आपका रॉलट एक्ट में हुआ था, तो दो बिल थे, दो बिल इनके विरोध में इन्होंने क्या फेंका, ये बम फेंका, याद रख लेना इसके लिए बम फेंका था ये। दो बिल थे यहाँ पर, दो बिल सरकार लेकर आ रही थी और उसका विरोध हो रहा था, फिर भी सरकार उसको पारित कराने पर अड़ी हुई थी। एक तो था, पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल में क्या था, हड़ताल नहीं कर सकते हैं मजदूर अब, हड़ताल नहीं। और भगत सिंह मजदूरों के एकदम से समर्थक थे, हड़ताल नहीं। और इसमें क्या था, बिना मुकदमे के हिरासत में ले सकते हैं, बिना मुकदमे के हिरासत, अरेस्ट विदाउट एनी केस, अरेस्ट विदाउट एनी केस। तो ये दो बिल का विरोध था। लेकिन याद रखना, केंद्रीय असेंबली में जब ये जा रहे थे तो इसके लिए, अब क्योंकि आप जानते हैं पहले से इन पे सैंडर्स की हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है और उसके लिए वांछित हैं, तो सब लोग जानते भी थे उस समय पर। अगर हम बात करें कि ये घटना जो है, तो नौजवान भारत सभा तो थी ही, एक संगठन चलता था एचआरए, एचआरए का गठन कब हुआ था, 1924 में, ये हम आपको पढ़ाएंगे अभी, बस इतना जान लीजिए, कानपुर में बना था, सचिंद्रनाथ सान्याल ने बनाया था एचआरए। और नौजवान भारत सभा जो थी, एनबीएस, वो बनी 1926 में। और ये दोनों का मर्जर होकर के 1928 में क्या बन गया था आपका, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचएसआरए कब बना, 1928 में। इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया। ठीक है, तो ये संगठन इस समय पर चल रहे थे और सरकार का मतलब बहुत, क्योंकि अगर मैं बात करूं, एक घटना घटी थी 9 अगस्त 1925, वो भी हम बताएंगे जब एचआरए आपको बताएंगे। 1925 में कौन सा एक्शन हुआ था हमारे देश में, काकोरी एक्शन, काकोरी एक्शन। सहारनपुर से जो आपका लखनऊ ट्रेन जाती थी 9 अगस्त 1925 में, उसमें हमारे क्रांतिकारी घुस गए और उन्होंने कहा कि यहाँ से पैसा लेंगे और फिर हथियार खरीदेंगे, है ना। तो ये घटनाएं उस समय पर हो रही थी। तो इस एचआरए और एचएसआरए पर ब्रिटिश सरकार की बहुत, अगर मैं कहूं कि कड़ी पाबंदी थी। और ब्रिटिश सरकार ने बाद में इन संगठनों को उखाड़ भी फेंका था, इतना बल लगाया था, आप समझिए, इन क्रांतिकारियों पर। ये वो क्रांतिकारी नहीं थे जो, जैसे क्रांतिकारी जो आपका चुनावों में अपनी सीट गर्म करने के चक्कर में थे, जो उस समय तक पार्टियों में अपने पद को पाने के लिए चाटुकारिता और चापलूसी को करने में लगे हुए थे। ये उन नेताओं में से नहीं थे, ये वो जवान हमारे देश के युवा लोग थे जो अपने आप को पूर्णतः न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। उनके पत्रों के माध्यम से जब मैं पढ़ूंगा उन पत्रों को, तो आपके अंदर उज्ज्वला धधकेगी, है ना। तो काकोरी एक्शन, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये उस समय की घटनाएं हैं। तो केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंकने की बात आई, तो भगत सिंह इस बात के लिए तैयार हो गए कि बम हम फेंकेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो कि इस समय पर लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा था नहीं। वो जानते थे भगत सिंह का इंपॉर्टेंस क्या है, भगत सिंह की इस देश को क्या जरूरत है, उनके थॉट प्रोसेस की इस देश को क्या जरूरत है, इसको चंद्रशेखर आजाद बखूबी समझते थे। तो चंद्रशेखर आजाद उनसे ये कहने के लिए तैयार हो गए कि भाई तुम जो है इसको लीड नहीं करोगे, है ना। और तो उनके दोस्त ने उनके ऊपर एक व्यंग्य किया था, सुखदेव ने। उन्होंने कहा था कि तुम तो अपनी जिंदगी को मतलब सुरक्षित कर देना चाहते हो और इसीलिए तुम बच रहे हो, और बाकी लोगों को इसमें तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि सभा में डिसीजन हो गया था कि भगत सिंह नहीं जाएंगे इसमें, बाकी अन्य दो लोग जाएंगे। तो भगत सिंह जी ने दोबारा सभा बुलाई, दोबारा सभा बुला करके उन्होंने अपना और बटुकेश्वर दत्त का नाम लिया कि हम जाएंगे असेंबली में। और चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि भाई असेंबली में जब तुम बम को फेंक दो ठीक है, लेकिन तुम गिरफ्तारी मत देना। लेकिन भगत सिंह कहते थे कि हम अपनी गिरफ्तारी जरूर देंगे, इससे ब्रिटिश सरकार के जो काले कारनामे हैं उनके खिलाफ हम बातें करेंगे और हम उनके लिए सबूत देंगे। और जो भी हम वहां पर तर्क प्रस्तुत करेंगे उससे इस ब्रिटिश सरकार के काले कारनामे सबकी नजरों में आएंगे। तो उनके दोस्त, एक मिनट में देखना पड़ेगा इंडेक्स में, उन्होंने अपने दोस्त, जब उनके दोस्त ने उनके ऊपर कटाक्ष किया था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था उन्होंने,
ये हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे। सुखदेव के नाम पत्र। प्रिय भाई, ये 5 अप्रैल 1929 का खत है। 5 अप्रैल आप समझ रहे होगे, 8 अप्रैल को ये बम फेंक चुके हैं, और इससे पहले ही नामों के चुनाव की बात है, यानी इससे 3 दिन पहले इन्होंने खत लिखा। सुखदेव इनसे नाराज थे कि भगत सिंह, तुम अपना नाम इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि तुम्हें तो अपनी जिंदगी जो है वो आरामदायक स्थिति में गुजारनी है। प्रिय भाई, जब तुम्हें यह खत मिलेगा तो मैं दूर मंजिल की ओर जा चुका होऊंगा। मेरा यकीन कर, आजकल मैं बहुत प्रसन्नचित्त और अपने आखिरी सफर के लिए तैयार हूँ। अपनी जिंदगी की सारी खुशियों और मधुर यादों के बावजूद मेरे दिल में एक बात आज तक चुभती रही। वह यह है कि मुझे अपने भाई ने गलत समझा और मुझ पर कमजोरी का बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। आज मैं पहले से कहीं ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैं आज भी महसूस करता हूँ कि वह बात कुछ नहीं, बस गलतफहमी थी। गलत शक था। मेरे खुले व्यवहार के कारण मुझे बातूनी समझा गया और मेरे द्वारा सब कुछ स्वीकार कर लेने को कमजोरी माना गया। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी नहीं, मैं कमजोर नहीं, अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं। भाई मेरे, मैं साफ दिल से विदा लूंगा और तुम्हारी शंका भी दूर करूंगा। इसमें तुम्हारी बहुत कृपालुता होगी। ध्यान रहे, तुम्हें जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सोच समझकर और शांति से काम को आगे बढ़ाना। अवसर पा लेने की जल्दबाजी मत करना। जनता के प्रति जो तुम्हारा फर्ज है उसे निभाते हुए काम को सावधानी पूर्वक करना। सलाह के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि शास्त्री मुझे पहले से अधिक अच्छा लग रहा है। मैं उसे सामने लाने की कोशिश करता, बशर्ते कि वह साफगोई से अपने आप को एक अंधेरे भविष्य के लिए अर्पित करने के लिए सहमत हो। उसे साथियों के नज़दीक आने दें ताकि वह आचार विचार का अध्ययन कर सके। यदि वह अर्पित भाव से काम करेगा तो काफ़ी लाभदायक और मूल्यवान सिद्ध होगा। लेकिन जल्दबाजी ना करना। तुम स्वयं अच्छे पारखी हो, जिस तरह जचे देख लेना। आ मेरे भाई, अब हम खुशियां मना लें। खैर, मैं कह सकता हूं कि बहस के मामले में मुझे अपना पक्ष पेश किए बिना नहीं रहा जाता। मैं पुरजोर कहता हूं कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर जीवन की समस्त रंगीनियों से ओतप्रोत हूं, लेकिन वक्त आने पर मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। सही अर्थों में यही बलिदान है। यह चीजें मनुष्य की राह में कभी भी रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वह इंसान हो। जल्द ही तुम्हें इसका प्रमाण मिल जाएगा। किसी के चरित्र के संदर्भ में विचार करते समय एक बात विचारणीय होनी चाहिए कि क्या प्यार किसी इंसान के लिए मददगार साबित हुआ है। इसका जवाब मैं आज देता हूं, हाँ, वह मैजिनी था। तुमने अवश्य पढ़ा होगा कि अपने पहले नाकाम विद्रोह, मन को कुचल डालने वाली हार का दुख और दिवंगत साथियों की याद, यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह पागल हो जाता या खुदकुशी कर लेता। लेकिन प्रेमिका के एक पत्र से वह दूसरों जितना नहीं बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह अपने आप में एक भावना से अधिक कुछ नहीं, और यह पशु वृत्ति नहीं बल्कि मधुर मानवीय भावना है। प्यार सदैव मानव चरित्र को ऊंचा उठाता है, कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बशर्ते कि प्यार प्यार हो। इन लड़कियों, प्रेमिकाओं को कभी पागल नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। वे सदैव पाशविक वृत्ति के हाथों में खेलती हैं। सच्चा प्यार कभी भी सृजित नहीं किया जा सकता, यह अपने आप ही आता है, कब और कोई नहीं कह सकता। मैं यह कह सकता हूँ कि नौजवान युवक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता कायम रखे रह सकते हैं। और मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने प्यार को मानवीय कमजोरी कहा था तो यह किसी व्यक्ति को लेकर नहीं कहा था। जहाँ तक कि बौद्धिक स्तर पर सामान्य व्यक्ति होते हैं, वह सबसे उच्च आदर्श स्थिति होती होगी जब मनुष्य प्यार, घृणा और अन्य सभी भावनाओं पर नियंत्रण पालेगा। जब मनुष्य कर्म के आधार पर अपना पक्ष अपनाएगा। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्यार की मैंने निंदा की है, वह भी एक आदर्श स्थिति होने पर। मनुष्य के पास प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे वह एक विशेष तक सीमित न करके सर्वव्यापी बना दे। मेरे विचार से मैंने पक्ष को काफ़ी स्पष्ट कर दिया है। हाँ, एक बात मैं तुमसे खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि बावजूद क्रांतिकारी विचारों के हम नैतिकता संबंधी आर्य समाजी ढंग की कट्टर धारणाएं नहीं अपना सकते। क्रांतिकारी बातें करके इस कमजोरी को बहुत सरलता से छिपाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम तुरंत ही थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुमसे अर्ज करूंगा कि यह कमजोरी त्याग दो। अपने मन में बिना कोई गलत भावना लाए अत्यंत नम्रता पूर्वक क्या मैं तुमसे आग्रह कर सकता हूँ कि तुम में जो अति आदर्शवाद है उसे थोड़ा सा कम कर दो।
जो पीछे रहेंगे और मेरी जैसी बीमारी का शिकार होंगे उनसे बेरुखी का व्यवहार ना करना, झिड़क कर उनके दुख दर्दों को ना बढ़ाना, क्योंकि उनको तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। क्या मैं आशा रखूं कि तुम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति खुंदक रखने के बजाय उनसे हमदर्दी रखोगे? उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। तुम कब तक इन बातों को नहीं समझ सकते कि जब तक स्वयं इस चीज़ का शिकार न बनो? लेकिन मैं यह सब कुछ क्यों लिख रहा हूँ? दरअसल मैं अपनी बातें स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। मैंने अपना दिल खोल दिया है। तुम्हारी सफलता और जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ, तुम्हारा भगत सिंह। समझ पाए भावनाओं को? क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर आक्षेप किया, एक कटाक्ष किया कि भाई तुम तो अपना घर बसा लोगे और एक प्रेमिका के लिए तुम तो प्यार में अपना जीवन बिताना चाहते हो, इसीलिए तुम अपना नाम नहीं रख रहे हो। लेकिन दरअसल में कारण क्या था कि सुभाष जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद थे, वो चाहते थे कि भगत सिंह का इंपॉर्टेंस बहुत है और वो इस घटना में ना जाए। लेकिन फिर भगत सिंह जब इस तरह के आक्षेप उन पर लगे तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में वो खुद गए। और ये जो बम फेंका गया, ये लो इंटेंसिटी का बम था और इसको खाली बेंचों पर फेंका गया। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत खरोंचे आई और आपका कुछ एक बेंच डैमेज हुई। भारतीय नेता वहां पर मौजूद थे, मोतीलाल नेहरू जो भगत सिंह के पक्ष में एकदम तैयार रहते थे। अगर पूछें तो भगत सिंह, जब आप ये कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी की मौत हुई, तो ये कहते हैं भगत सिंह के पक्ष का एक सबसे शानदार व्यक्ति चले गए। वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, बाकी सब लोग भी थे उस समय। विठल भाई पटेल, हमने पॉलिटी में आपको बताया था, वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो उस समय सारे अंग्रेज बेंच के नीचे घुस गए, बस जो भारतीय नेता थे, कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, यही खड़े रह सके। और ये पिस्टल भी लेके गए थे अपने साथ में, तो इन्होंने अपनी पिस्टल रखी और अपनी गिरफ्तारी दी वहाँ पर और नारे लगाए। यहाँ पर दो नारे हैं। कौन कौन से दो नारे हैं बताइए? दो नारे कौन कौन से हैं? दो नारे यहाँ पर इन्होंने लगाए। एक तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा, जिसको हजरत मोहानी ने गढ़ा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने यहाँ पर दिया और इस नारे को मतलब बहुत प्रसिद्ध किया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, कितने लोग बता सकते हैं इंकलाब जिंदाबाद का क्या अर्थ होता है? स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्य, साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश हो। अखबारों में क्या छपना था ये पहले से ही तय था। इनको पता था, ये इतना मानते थे कि भाई इस चीज को तो हम कामयाब हो करके रहेंगे और ये करके रहेंगे। अखबारों में अगले दिन क्या आना है, क्या पोस्टर छपने हैं, जैसे लाला जी की मृत्यु के बाद जो बदला लिया गया, सैंडर्स की मौत के बाद में क्या छपना है, उसको लिखते थे, खुद लिखते थे। ये घटना ऐसी ही बिल्कुल घटना हुई थी फ्रांस में। फ्रांस में भी जो वहाँ की सेंट्रल असेंबली है, वहाँ पर एक क्रांतिकारी व्यक्ति था वेलिया, उसने भी बम फेंका था। और वहाँ पर वेलिया का एक स्टेटमेंट है, जो भगत सिंह उसको पढ़ रहे थे तो ये विचार उनको वहीं से आया। वहाँ पर वेलिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और ये सरकार बहरी सरकार है जो नहीं सुन रही है, और इसको सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत है। तो यही स्टेटमेंट फिर उन्होंने यहाँ पर रिपीट किया। और वेलिया, वेलिया को भी फांसी हुई थी फ्रांस में। और वेलिया ने जो बम फेंका था वो फेंका था 1893 में, 1893, है ना, फ्रांस में। जब स्वामी विवेकानंद जी, आप जानते हो कि उस समय पे यूएसए गए हुए थे, 1893 उस समय की घटना है। तो उसी से ओतप्रोत ये घटना थी। और ऐसा ही एक एक्ट की भी भारत में भी करने की जरूरत है, और यहाँ की सरकार भी अपनी मनमानी कर रही है, तो यहाँ पर भी वो किया गया। ठीक है, तो ये दो नारे के साथ में क्या बोलेंगे, यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार करने के बाद में सरकार ने क्या किया, उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया। याद रख लेना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं उनको, यहाँ पर क्या कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जो इनका बचाव पक्ष था, बचाव पक्ष, बचाव पक्ष के वकील थे आसफ अली। बचाव पक्ष वकील, बचाव पक्ष कौन थे? ये थे आसफ अली। तो बहुत बार पूछा जाता है, भगत सिंह जब गिरफ्तार हुए थे तो आपका उनका बचाव पक्ष किसने लिया था? तो आसफ अली थे। और फिर जब इनको पहले तो यहाँ पर पकड़ा गया, और बाद में ये जानते ही थे सबकी षड्यंत्र, ये तो इनके ऊपर तो मुकदमा भी चलेगा, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस दो बार चला है, लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस। एक बार तो ये चला था 1915 में, आपका 1915 में जो 1915 में आंदोलन चल रहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, गदर आंदोलन। तो पहली बार तो 1915 में गदर आंदोलन के आरोपियों पर चलाया गया था। लेकिन 1929 में इसको